So this is the lecture 6 of series Governance and Public Policy और the GPP। अब यहाँ से कुछ लेक्चर्स में हम ब्यूरोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे, लेक्चर 6 में स्पेशली। और जितने भी सोशोलॉजिस्ट हैं उनका व्यू क्या है ब्यूरोक्रेसी के बारे में, या हाउ दे सी ब्यूरोक्रेसी। तो अगर बात की जाए ब्यूरोक्रेसी की, तो the word divided into two parts. One is bureau, other is cracy. So bureau means office and Greek उसका suffix है जिसे कहते हैं क्राइटिया, और kratos means power और rule. सो अगर मिलाया जाए ब्यूरोक्रेसी को तो वी से कि समथिंग दैट इज ऑफिस पावर। ठीक है। इस लफ्ज़ की शुरुआत फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद होती है। अदरवाइज ब्यूरोक्रेसी जो है वो काफ़ी पहले से चलती आ रही है। ब्यूरोक्रेसी ऑफिस पावर, वी कैन से दैट ऑफिस के थ्रू पावर होल्ड करना या पावर को एक्सरसाइज करना इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। जर्मन सोशोलॉजिस्ट मैक्स वेबर, उसका कॉन्सेप्ट जो डेवलप किया हुआ है रिगार्डिंग ब्यूरोक्रेसी, वो कहता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या वो भी इशू जो पब्लिक सर्विसेज के हैं या पब्लिक से रिलेवेंट हैं टू एडमिनिस्ट्रेट पब्लिक, उनको एफिशिएंट और रैशनल वे में हैंडल करने को ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। ये जर्मन सोशोलॉजिस्ट उसका डेवलप कॉन्सेप्ट है, राइट। अदरवाइज इसे ब्यूरोक्रेसी जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि ऑफिशियल्स के थ्रू की जाती है, दोज हु आर नॉन इलेक्टिव अंडर डेमोक्रेसी। व्हाट वी से कि देयर इज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। ठीक है। उस डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर आपके पास होते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वो कि जो इलेक्शन जीत के आते हैं, राइट। सो ये पावर एक्सरसाइज कैसे होता है? वो होता है कि नॉन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, जो कि आपकी ब्यूरोक्रेसी कहलाती है, जो कोई टेस्ट दे के आते हैं, कोई सिविल सर्विसेज के एग्जाम दे के आते हैं, जो सुपीरियर एग्जाम्स दे के आते हैं, दे बिकम द नॉन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, राइट। सो ब्यूरोक्रेसी हम कहते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो कि किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जो नॉन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या नॉन इलेक्टिव पर्सन होते हैं, उसे ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है, राइट। अब ब्यूरोक्रेसी में होता क्या है, या पर्पज ऑफ ब्यूरोक्रेसी होता क्या है? ब्यूरोक्रेसी का पर्पज ये होता है कि देयर शुड बी इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग। इंक्लूसिव का मतलब है कि सबको डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व किया जाए। कौन लोग इन्वॉल्व होंगे? जो कि स्टेक होल्डर हों। स्टेक होल्डर उन्हें कहते हैं कि जिनका स्टेक हो। स्टेक इस चीज को इन सिंपल कहा जाता है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस प्रोसेस से इन्फ्लुएंस होते हो या उनके ऊपर असर होता हो या जिनकी कोई पार्टिसिपेशन होती हो, राइट। ऑब्वियस, अगर पार्टिसिपेशन होगी तो उस पार्टिसिपेशन को ओन भी करना पड़ेगा। इफ आई एम पार्टिसिपेटिंग इन समथिंग, सो आई हैव टू ओन दिस दिस समथिंग, राइट। सो ब्यूरोक्रेसी के अंदर ये तीन एलिमेंट, जो कि वी सेड के देयर शुड बी एन इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग बाय टेकिंग स्टेक होल्डर इन टू द पार्टिसिपेशन, एंड दोज पार्टिसिपेशन बी बेस्ड ऑन द ओनरशिप, कि भाई हम जो काम कर रहे हैं देन उसकी ओनरशिप भी होनी चाहिए। ऑब्वियस, अगर कोई कंट्री का प्लान होता है या पॉलिसी होती है, अगर आप उसे शॉर्ट टर्म तो नहीं रखेंगे ना। सो ऑब्वियस वी से कि देयर आर स्ट्रेटेजिक प्लान्स जो कि लॉन्ग टर्म होते हैं। लॉन्ग टर्म होते हैं तो आपको पता है कि गवर्नमेंट तो एक स्पेसिफिक अरसे तक आती है, 4 इयर्स 5 इयर्स तक, या बल्कि इससे भी कम। तो हम कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट चली जाती तो क्या होगा कि आपके स्ट्रेटेजिक प्लान्स जो हैं वो फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पॉलिसीज के लिए या पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के लिए यू नीड कंसिस्टेंसी। किस चीज़ की कंसिस्टेंसी? पॉलिसी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, या ठीक है। अगर पॉलिसी कंसिस्टेंसी ही नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? आपके रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे। सो इस वजह से आप इन्हें गवर्नमेंट बाउंड नहीं करते, ठीक है, आप इन्हें बाउंड करते हैं फॉर द ब्यूरोक्रेसी। क्यों? ब्यूरोक्रेसी की एक यूनिफॉर्मिटी इंश्योर्ड होनी चाहिए कि ये जो भी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन या एजेंडा सेटिंग से लेके जो भी हमने 6 स्टेप पढ़े हैं, कि उन्हें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत होती है जो लॉन्ग टर्म को साथ लेके चले। तो जी मैक्स वेबर, जर्मन सोशोलॉजिस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो कहता है कि एक ब्यूरोक्रेसी के अंदर या ऑफिस पावर के अंदर लाजमी है कि देयर शुड बी अ फॉर्मल हायरार्की। स्ट्रक्चर होना चाहिए। स्ट्रक्चर इन अ सेंस के इफ सम पर्सन इज सिटिंग हियर, अदर इज सिटिंग हियर, द अदर इज सिटिंग हियर, तो एक हायरार्की बनी होनी चाहिए कि एक स्ट्रक्चर हो बराबर के। इफ ही इज द हेड और ये वाइस हेड और ये डिप्टी हेड, ये जिस तरीके से, देन देयर शुड बी अ लाइन ऑफ अथॉरिटी, फंक्शनल लाइन ऑफ अथॉरिटी। इसके कुछ फंक्शंस हैं, इसके अपने डेडिकेटेड फंक्शन हैं, इनके डेडिकेटेड फंक्शंस हैं इनके। तो हर किसी के एक फंक्शनल अथॉरिटी भी होनी चाहिए। देयर शुड बी अ लाइन ऑफ अथॉरिटी, कि हर काम एक अथॉरिटी
के थ्रू होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ का काम यहाँ हो रहा है, यहाँ का काम यहाँ हो रहा है। दिस शुड नॉट बाईपास, देयर शुड बी अ फॉर्मल हायरार्की, लाइन ऑफ अथॉरिटी। थर्ड थिंग इज डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर ये कहते हैं कि एवरी वन शुड बी असाइंड विद इट्स पर्टिकुलर टास्क, हर किसी का अपना एक पर्टिकुलर टास्क हो। उसी तरीके से डिवीजन ऑफ आपकी लेबर होगी। एवरी वन इज फॉर्मलाइज्ड इनटू द प्रोसेस। इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रूमेंटल होना चाहिए, और उसके पास एक अपनी रैशनल लीगल अथॉरिटी होनी चाहिए। वट एवर दिस पर्सन इज डूइंग और दिस पर्सन इज डूइंग और दिस, वो बाउंडेड बाय रैशनैलिटी हो। मतलब उसको अथॉरिटी तो है, ही हैज द लीगल अथॉरिटी, बट दैट शुड बी रैशनल अथॉरिटी, कि वो जो भी काम करे सोच समझ के करे। ठीक है, क्योंकि इन द एंड हमें चाहिए क्या होता है, व्हाट वी नीड के, वी नीड दिस एफिशिएंट एंड द मोस्ट रैशनल वे, राइट। इसके लिए ये तीन हमने की, जो मैक्स वेबर साहब कहते हैं, ये कहते हैं। देन अगर अलग अलग देखा जाए कि सोशोलॉजिस्ट जो हैं ब्यूरोक्रेसी के बारे में क्या कहते हैं, सबसे पहले हम ऑब्वियस मैक्स वेबर को लेंगे। मैक्स वेबर साहब कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत तब पड़ती है, या एक प्री कंडीशन ब्यूरोक्रेसी के लिए इमर्ज होने के लिए, कि ब्यूरोक्रेसी क्यों इमर्ज होनी चाहिए, उसके लिए प्री कंडीशन ना तीन चीज़ें उसने रखी हैं। वो कहता है कि जी इतनी पॉपुलेशन भी होनी चाहिए जिसे एडमिनिस्टर करना चाहिए। ठीक है, मतलब देयर शुड बी पॉपुलेशन जिसको एडमिनिस्टर करना चाहिए। ठीक है, फिर टास्क भी वो हों, कॉम्प्लेक्स टास्क भी वो हों, उनकी ग्रोथ हो, कि जिनके लिए ब्यूरोक्रेसी की आपको ज़रूरत भी तो पड़े ना। ठीक। थर्ड थिंग इज कि जो आपकी मॉनेटरी इकोनॉमी है उसको भी एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। कोई भी काम होगा वो पैसों के बगैर नहीं होता। सो आपके पास मॉनेटरी इकोनॉमी वो भी चाहिए, कि वो दिस दिस रिक्वायर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड थिंग इज कि जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क भी होने चाहिए, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी भी होनी चाहिए। थर्ड मेन थिंग इज कि पॉपुलेशन भी तो होनी चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि खाली इलाके के ऊपर आपने ब्यूरोक्रेट्स या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बिठा दिए, राइट। सो दीज थ्री थिंग जो कि प्री कंडीशन समझी जाती है मैक्स वेबर फॉर द एमरजेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। देन वो कहता है कि एक आइडियल टाइप की ब्यूरोक्रेसी के 6 एलिमेंट्स होते हैं। थ्री तो हमने ऊपर जनरलाइज किए हैं, ये उसी की बात हो रही है, यहाँ हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। वो कहता है कि अगेन एक क्लियर डिफाइंड डिवीजन ऑफ लेबर हो, उनको अथॉरिटी डिवाइस हो। ठीक है, इससे ये होगा कि आपकी जो मैनेजमेंट होगी वो इम्पार्शियल होगी, हर कोई अपना काम कर रहा होगा इन इन देयर डोमेन, हर कोई अपनी डोमेन के अंदर काम कर रहा होगा, एवरीवन इज डूइंग हिज वर्क इन। तो इम्पार्शियलिटी ऑफ मैनेजमेंट होगी। ठीक है, कोई बयासनेस नहीं होगी, कोई फेवरेटिज्म नहीं होगा। देन अगेन हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑफिस, कि एक हायरार्की प्रॉपर बनी हुई है, एक सिस्टम के अंदर एक प्रॉपर हायरार्की बनी हुई है जिसे हम स्ट्रक्चरल कहते हैं थिंग। देन एक रिटन गाइडलाइन भी होनी चाहिए जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को प्रिस्क्राइब भी करे, कि यार दिस इज रिटन गाइडलाइन फॉर यू, दिस इज फॉर यू एंड दिस इज फॉर यू। एक कोड ऑफ कंडक्ट टाइप सिस्टम होना चाहिए, एसओपीस टाइप सिस्टम होना चाहिए। चौथी चीज के जो रिक्रूटमेंट हो वो आपकी स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपर्टीज की बेस पे होनी चाहिए, कि काबिल बंदों को पोस्ट पे हायर किया जाए। ठीक है। फाइव इज ड्यूटीज एंड अथॉरिटी जो है वो एक पोजीशन को दी जाए, कि ये जो अपॉइंटमेंट है या पोजीशन है इसके साथ अटैच्ड है, किसी बंदे के साथ अटैच नहीं है। सो हु सो एवर इज सिटिंग हेयर, तो उसको हम तभी ड्यूटीज एंड अथॉरिटी असाइन करेंगे कि जब वी सी के ही इज अटैच टू दैट पोजीशन। ठीक है, इफ ही इज लिविंग दिस पोजीशन सो इज नॉट इन कैपेसिटी, ठीक है, ऑफ दिस ड्यूटी और अथॉरिटी। सो एक डेडिकेशन होनी चाहिए मैनेजरियल, के ड्यूटीज एंड अथॉरिटीज आर अटैच टू अ पोजीशन नॉट अ पर्सन। फिर छठी चीज आ जाती है कि जो ऑफिस होल्डिंग कर रहे हैं, मतलब जो लोग ऑफिस में बैठे हैं या जो पोस्ट संभाले में हैं, दे शुड बी वेल ट्रेंड एम्प्लॉयज, और वो उस चीज को अपना कैरियर और वोकेशन समझें। ठीक है, तो थिंग्स शुड नॉट बी फॉर देयर पर्सनल गेन्स। हमने इसको एक फ्लो चार्ट में मजीद बना दिया है, कि जो आपकी इस रैशनल ब्यूरोक्रेसी का जो मॉडल है उसको इन्हीं मैक्स वेबर साहब के, तो व्हाट दे से कि देयर शुड बी क्लियरली डिफाइंड गोल्स होने चाहिए, फॉर्मल रिटन रूल्स होने चाहिए, फॉर्मल स्ट्रक्चर की जो हमने हायरार्की की बात की। कॉस्ट एंड बेनिफिट का मतलब ये होता है कि देयर शुड बी रैशनल थॉट, हर चीज़ की हम चेक करें कि कॉस्ट कितनी लगेगी और बेनिफिट कितनी लगेगी। अगर आप देखते हैं कॉस्ट इज मोर देन बेनिफिट, तो आप वो काम डेफिनेटली नहीं करेंगे। If cost is lower then and benefits are higher, then that is a rational thought। ठीक है, ये रैशनल होगा और ये ऊपर वाला बेवकूफ वाला थॉट होगा। सो यू सी थिंग्स, दिस इज द आइडियल फॉर्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी जो कि मैक्स वेबर साहब बताते हैं। ठीक।
कार्ल मार्क्स साहब आ गए। कार्ल मार्क्स साहब जहाँ भी आते हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, क्लास वाली सोसाइटी है, देयर आर क्लासेस इन द सोसाइटी, क्लास डिफरेंस है, क्लास एक्सप्लॉयटेशन इज द इशू, द प्रॉब्लम सॉल्व होता है क्लासलेस सोसाइटी से, उसके लिए वी नीड कि हमें रेवोल्यूशन लाना चाहिए। तो कार्ल मार्क्स का थोड़ा रेवोल्यूशनरी आइडिया होता है। बट फॉर द ब्यूरोक्रेसी वो कहते हैं कि जी जो ब्यूरोक्रेसी है वो तारीख ही रही है। रिलीजन की ब्यूरोक्रेसी उसने कहा है कि जो क्लर्जी आपके होते हैं, नोबल प्रीस्ट वगैरह होते हैं, उन्होंने रिलीजन को ब्यूरोक्रेसी बनाया हुआ है। स्टेट की जो ब्यूरोक्रेसी हो बाय एनफोर्सिंग लॉ, ऑफिशियल ऑफिस के थ्रू उन्होंने अपना सिस्टम बनाया हुआ है। कॉमर्स की बात की जाए उन्होंने लीगल रूल्स बनाए हुए हैं। टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो उन्होंने मास प्रोडक्शन एंड स्टैंडर्ड रूटीन्स को अपना फॉर्मल प्रोसीजर बनाया हुआ है। तो मार्क्स साहब कहते हैं कि जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है वो क्या करती है, वो उसका काम है कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना, गवर्न करना। वो ये मानता है, ठीक है। किस चीज़ को कहता है कंट्रोल करना? आपकी प्रोडक्शन को, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन को, आपकी कंजम्पशन ऑफ वेल्थ को ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल करती है। और वो कहता है ये चीजें आती कहाँ से हैं? जो आपके लोगों की मेहनत होती है उसका जो सोशल सरप्लस होता है, दैट इज योर वेल्थ। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, जो ब्यूरोक्रेट होते हैं आपसे फीस, टैक्स, लेवी, ट्रिब्यूट, ये सारी चीजें आपसे लेते हैं। मतलब वो रेवेन्यू जनरेशन कैसे होता है किसी स्टेट के अंदर, आपसे फीस लेते हैं, टैक्सेस लेते हैं, लेवीज लेते हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि ये उल्टा एक सोसाइटी के ऊपर बर्डन है, दिस इज अ कॉस्ट टू सोसाइटी, ठीक है। तो आप कैसे समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी इज द सॉल्यूशन? वो कहते हैं ब्यूरोक्रेसी सॉल्यूशन नहीं है, ब्यूरोक्रेसी उल्टा एक गले में खर्चा पड़ गया हमें। तो वो अगेन फिर इस बात पे आ जाता है, व्हाट वी नीड अ क्लासलेस सोसाइटी। एक ऐसी क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए कि जिसमें कोई रूम ही ना होना चाहिए ब्यूरोक्रेसी का, राइट। अगेन मार्क्स साहब अपने पॉइंट पे आ गए कि वी नीड अ क्लासलेस सोसाइटी, राइट। तो वो इस तरीके से ब्यूरोक्रेसी को देखते हैं। अब जी आ जाते हैं आगे वुडरो विल्सन साहब की तरफ। वुडरो विल्सन एक्चुअली यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है। और ये वुडरो विल्सन वही हैं जिन्होंने अपने 14 पॉइंट्स दिए थे वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान। इन्हीं के 14 पॉइंट्स से जिनकी बेस के ऊपर वर्ल्ड वॉर 1 का पीस मेकिंग प्रोसेस बना था। एक मल्टालेटरल ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसे लीग ऑफ नेशन कहा जाता है। उस लीग ऑफ नेशन के अंदर तमाम स्टेट्स पार्टिसिपेट किया और बैठती थी। इसी वजह से वुडरो विल्सन को अपने मल्टालेटरलिज्म की वजह से भी इस तरीके से कहा जाता है, फॉर मल्टालेटरलिज्म। मल्टालेटरल मल्टालेटरलिज्म का मतलब ये होता है कि ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना जहाँ पे इस रियासतों की कोऑर्डिनेशन हो, वहाँ के बैठे, लाइक द लीग ऑफ नेशन इज द मल्टालेटरल इंस्टीट्यूशन वॉज, बट अब यूनाइटेड नेशन आपका मल्टालेटरल इंस्टीट्यूशन है। इसे विल्सोनियन अप्रोच भी कहा जाता है क्योंकि ये वुडरो विल्सन से अटैच्ड है। ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज थी डिस्कस। वुडरो विल्सन साहब कहते हैं कि देखें जी, जो ब्यूरोक्रेसी इसका काम है एडमिनिस्ट्रेशन करना। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन है वो दोज आर नॉट योर पॉलिटिकल क्वेश्चन, सो आपको इसमें कोई भी पॉलिटिकल कंसिडरेशन नहीं करनी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में आपकी हायरार्की होनी चाहिए। अगेन हायरार्की की बात पे वो एग्री करता है। वो कहता है कि वेल ट्रेंड पब्लिक सर्वेंट होने चाहिए, ठीक है। जो आपकी ब्यूरोक्रेसी होगी उसमें प्रोफेशनली ट्रेंड होने चाहिए, जो एक्ट करें, दिस इज एक्ट, राइट, एक्ट इन फेवर ऑफ कॉमन विल, ठीक। तो हमारा काम जो है, मतलब जो ब्यूरोक्रेसी को बिठाने का काम है, दैट इज नेसेसरी कि आप इंस्टॉल करो स्पेसिफिक प्रोफेशनल मेरिटोक्रेटिक ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए, क्लियर कट होनी चाहिए, राइट है, जो रूल बेस्ड हो, ट्रस्ट वर्दी हो, ठीक है। तो वो कहता है स्पेशलाइज्ड लोग ब्यूरोक्रेसी के अंदर बैठे होने चाहिए। इन स्पेशलाइज्ड लोगों की बात करता है जो प्रोफेशनली वेल ट्रेंड हो, और उनकी खूबियां भी उसने ये बता दी हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखोगे कि अगर आप वुडरो विल्सन को देखते हो या मैक्स वेबर को देखते हो तो काफी चीजें मैच करती हैं, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस जो वुडरो विल्सन और वेबर के बीच में है। उस डिफरेंस की बात हम कुछ यहाँ कर लेते हैं। अब वो दोनों ये कहते हैं कि जो आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वुडरो विल्सन साहब कहता है कि वो अपनी ओन विल पे होना चाहिए, ठीक है। वेबर साहब कहते हैं कि जी नहीं, हमें गाइडलाइंस चाहिए जो उन्हें डिक्टेट करती रहें थ्रू आउट द प्रोसेस। एक बात ये हो गई। मतलब विल्सन साहब ने कहा कि
क्रिएशन इज अ इशू। आपने एक बार ब्यूरोक्रेसी बना दी, प्रोफेशनल लोग रख दिए इन एट्रीब्यूट्स के ऊपर, देन उसके बाद कंट्रोल आपका काम नहीं है। देन वो खुद ही करेंगे ऑन देयर ओन विल, जिसे वो कॉमन विल कहता है। ठीक है, इस कॉमन विल की बात करते हैं। वेबर साहब कहता है नहीं जी, क्रिएशन भी इशू है और कंट्रोल भी इशू है, सो वी नीड सिक्स थिंग्स, और उसके अंदर वो रिटर्न गाइडलाइंस की भी बात करता है। ठीक है, इतनी सी बात, ये मेजर डिफरेंस इन दो पॉइंट में हमने किया। तो वो कहता है कि वो ये जो पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन की डाइकॉटमी है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो डिफरेंस ला रहे हैं, उनमें ये सिर्फ डेफर करते हैं और बाकी नहीं। ठीक है, तो वो कहते हैं जो आपका प्राइवेट पावर है, दैट इज द चीफ थ्रेट टू लिबर्टी। ठीक है, विल्सन साहब का पॉइंट है कि जो प्राइवेट पावर है दैट इज द चीफ थ्रेट टू लिबर्टी। दैट्स एन एडिशनल पॉइंट। अब ये जॉन स्टुअर्ट मिल आ जाते हैं। ये दिस इज द लास्ट कॉलर जो कि ब्यूरोक्रेसी के बारे में अपना आइडिया देता है। सो स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि जो आपकी लिबरलिज्म है वो फोकस करती है टेक्नली ट्रेंड एक्सपर्ट के ऊपर। ठीक है, सो ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जो कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से डिफरेंट है, वो हम भी मानते हैं, बिकॉज दे आर नॉन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो वो कहता है कि वो एक गुड सब्स्टिट्यूट नहीं है फॉर द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, दे आर नॉट गुड सब्स्टिट्यूट। ठीक है, ये कौन कहता है? जॉन साहब कहते हैं। ट्रेनिंग एंड डिवोशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो वो कहता है कि आपकी जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स होती है वो इस इन ब्यूरोक्रेट्स के काम की वजह से, बिकॉज इनकी ट्रेनिंग एंड डिवोशन होती है इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ द ब्यूरोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो थ्रेट है किसको? लिबरल डेमोक्रेसी को थ्रेट है कि नॉन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आके अपनी कहीं डिक्टेटरशिप या अपना अ, राज या डेस्पोटिज्म की जिसकी बात कर रहा है वो राइज ना कर दें। सो ही सेज कि वी नीड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उनको पावर ज्यादा होना चाहिए रादर इनको। ठीक है, तो वो कहता है इनके लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए लाजमी है कि वो अपने फिक्स्ड एरियाज के अंदर काम करें। ठीक है, इनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्टीज के ऊपर वो एम्फेसाइज करता है, जस्ट टू इंश्योर हायर एफिशिएंसी। राइट, एफिशिएंसी हायर होनी चाहिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से, बट दिस शुड नॉट बिकम अ थ्रेट। थ्रेट टू whom? थ्रेट टू लिबरल डेमोक्रेसी। वो बताता है कि चाहिए हमें ऐसे ही, बट दिस इज अगेन अ थ्रेट टू लिबरल डेमोक्रेसी। सो ई सेज के ब्यूरोक्रेसी वो गवर्नमेंट है, प्रोफेशनल्स बाय द प्रोफेशनल्स इन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। राइट, कहता है जो आपके सियासत के निज़ाम या मईशत के निज़ाम, इकोनॉमिक्स के निज़ाम होते हैं, ब्यूरोक्रेसी की गवर्नमेंट उन प्रोफेशनल के थ्रू इन दो डोमेन्स में होती है, इन दो इंस्टीट्यूशंस में होती है। सो दिस वाज आइडिया अबाउट स्कॉलर्स क्या कहते हैं ब्यूरोक्रेसी के बारे में, और इनके व्यूज या इनका टेक क्या है अबाउट दिस ब्यूरोक्रेसी थिंग। वी टॉक्ट अबाउट कार्ल मार्क्स, वुडरो विल्सन, मैक्स वेबर एंड जॉन स्टुअर्ट मिल। राइट।